चैप्टर 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यस सर। लद्दाख हम लोग पढ़ चुके थे क्या? पूरा कंप्लीट हो गया था क्या? यस सर। केरला भी हो सर गया कंप्लीट था? हो गया था। केरला भी हो गया था क्या? यस सर हो गया था। सेकंड ओके। चैप्टर पढ़ना है। तो ये हेडिंग पढ़िए क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यस सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इस हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे, देखेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आपने समझा, इसकी हेडिंग ही क्लियर कर रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि विभिन्नता में एकता। क्या मतलब हुआ इसका? विभिन्नता में एकता। इसका मतलब यही हुआ कि विभिन्नता का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम लोग इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। किस प्रकार की डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे हम लोग अभी तक? लैंग्वेज को लेकर, है ना, रिलीजन को लेकर, जो कि आपने एक स्टोरी में पढ़ा है, समीर 1 और समीर 2 के माध्यम से आपने समझा कि दोनों अलग अलग रिलीजन के थे, फिर भी किस तरह से उनका व्यवहार रहा, ये भी आपने पढ़ा। तो रिलीजन को लेकर हो, है ना, कास्ट को लेकर हो, लैंग्वेज को लेकर हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल मनाने को लेकर हो, यानी डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग तरीके से कल्चर मनाए जाते हैं। कल्चर में देखिए बहुत कुछ बात आ जाती है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग। कल्चर में बहुत कुछ आ जाता है बेटा। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और कल्चर का मतलब होता है कि जो सीखने से आती है। कल्चर सीखने से आती है, लर्निंग से आती है कल्चर। तो आपने अपनी फैमिली में वही कल्चर सीखा होगा जो आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे, जो आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके अंदर भी वही कल्चर आ जाते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग जिस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, आप भी उसी तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो जिस तरह से अपना खान पान खाते पीते हैं, आप भी वैसे ढल जाते हैं। ये बात अलग है कि जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो वहां पर आप कई तरह से लोगों से मिलते हैं और फिर उनके कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर से बटे हुए हैं। खासकर जैसे हम अपने क्षेत्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कल्चरों को, अलग अलग कल्चर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जब कभी हम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां के लोगों का खान पान कैसा है, वहां के लोगों की लैंग्वेज बदली हुई सी लगती है। तो आप लोग हंसते हैं थोड़ा सा, कह रहे ये पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो लोग अपनी जगह सही बोल रहे हैं और आप भी अपनी जगह सही ही बोल रहे हो। बस डिफरेंस केवल इतना है कि उन्होंने अपने कल्चर से सीखा है, उनके जो पूर्वज रहे, उनके जो पुराने जो उनके सीनियर्स रहे, उनसे उन्होंने सीखा, और आपने अपने सीनियर से सीख लिया है। तो दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम क्या है, यूनाइट है। यही शब्द इस पैराग्राफ में हमें पढ़ना है। यानी अलग अलग भारत में अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, हम यूनाइट हैं, हमारे अंदर यूनिटी दिखाई देती है। कौन सी यूनिटी दिखाई देती है? कि हम लोग सभी क्या है, इंडियन है। हम लोग सभी लोग क्या है, इंडियन है। हम भले ही अलग अलग रिलीजन के हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट हो, लेकिन रहते तो भारत में ही है ना। भारत में ही हमारा जन्म हुआ है और भारत की ही संस्कृत को सीखे हैं। भले ही डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हुए तो क्या हुआ, भले ही अलग अलग तरीके से लैंग्वेज हम बोल रहे हैं तो क्या हुआ, खा पी रहे हैं तो अलग अलग क्या हुआ, अपने अलग अलग गॉड को भी मानते हैं। कोई हिंदू में भगवान राम को मान रहा है, शिव को मान रहा है, तो मुस्लिम में कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई क्रिश्चियंस में जाते हैं तो कोई अपने, है ना, पादरी है, उनको जो लोग होते हैं वहां पर ईसा मसीह को, है ना, क्राइस्ट को मानते हैं। तो अलग अलग होते हुए बावजूद भी हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो हमको एकता के सूत्र में बांध के रखती है कि हम लोग एक हैं, वो बात आती है इंडियनशिप की, है ना, कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग एक ही कंट्री के हैं। और इसी बात को लेकर जब कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाता है, कोई, है ना, हमारे देश की तरफ कुछ बोलता है, तो हम सब लोग अपने सारे लड़ाई झगड़ों को भूल जाते हैं, हम अपने बीच के आपसी मनमुटाव को भूल जाते हैं और हम पहले अपने देश को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो यही हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज है और यही होना भी चाहिए। जब तक आपके अंदर ये चीजें हैं, तब तक आपके देश को दोबारा कोई गुलाम नहीं कर सकता है। जैसे अंग्रेजों ने एक बार गुलाम किया था, है ना, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, और इसने कई
पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि है ना, हम लोग गिरफ्त में आ गए थे, तो अगर हमारे अंदर ऐसी यूनिटी रहेगी तो हम लोग दोबारा कभी नहीं हो सकते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही फ्री रहेंगे। यही चैप्टर दिया है इस पैराग्राफ में, लास्ट में कह रहा है कि इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। भारत की जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग तरीकों से पहचानी जाती है, उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग सोर्स है। सोर्स का मतलब अलग अलग एरिया भी तो है, कहीं उत्तर प्रदेश है तो प्लेन एरिया है, कहीं माउंटेन एरिया, हिमालय वाले। अब जो जहाँ का एरिया है वो लोग वैसे ही ढल गए, वैसे ही उनका खान पान हो गया। अब जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, समुद्रों के आसपास वाले एरिया में रह रहे हैं, अब वहां बारिश ज्यादा हो रही है ना, ह्यूमिड ज्यादा है, तो वहां का जो कल्टीवेशन है बेटा, वो कल्टीवेशन ही अलग हो रहा है, यानी वहां राइस बहुत अच्छा होता है। जब वहां राइस बहुत अच्छा हो रहा है तो क्या वहां पर ग्रेन यानी जो आपका गेहूं है, क्या इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती है। वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर, लेथोस्फेयर के ऊपर, वहां का स्ट्रक्चर कैसा है, भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है। तो वो भारत में अलग अलग जगह हैं, अलग अलग आपका आप देखते हैं कि बनावट है, स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, और उसी के हिसाब से वो चीजें वहां पर ज्यादा अच्छी हो रही हैं। यही कारण है कि वो लोग उस चीज को खा पी रहे हैं, यही कारण है तो उस चीज को खा पी रहे हैं। आपके यहाँ गेहूं अच्छा हो रहा है इसीलिए तो आप लोग गेहूं है ना, रोटियां दाल जब खाते हैं, चावल खाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज है, वहां पर पल्सेस दाल अच्छी नहीं हो पा रही है। जब नहीं हो पा रही है तो क्या वो भूखे रहेंगे? क्या नहीं, वो लोग, आप उनकी जो बॉडी है वो ऐसे ही ढल गई है, वो लोग उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं। तो बहुत कुछ रोल है, बहुत कुछ रोल है, डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, चाहे आपके पृथ्वी की बनावट को लेकर हो, अर्थ में, ठीक है ना, चाहे डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस को लेकर हो, डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या है, यूनिटी है। हमें ये पता है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा देश एक ही है। देखिए वही चीज बता रहा है कि व्हेन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, तो क्या होता था कि जो वुमेन थी एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, यानी वुमेन के कल्चर अलग होते थे, मेन के कल्चर अलग होते थे, उनसे अलग होते थे, है ना। रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज देम। रिलीजियस का मतलब धर्म से है, रीजनल बैकग्राउंड का मतलब उनका जो धार्मिक क्षेत्र है जहां से वो आए हैं, जैसे कोई हिंदू है तो अपने बैकग्राउंड से आया हुआ है, कोई मुस्लिम है तो बैकग्राउंड से आया हुआ है, ठीक है। तो केम टुगेदर, सब लोग मिलकर आए टू अपोज देम। अब देखिए अंग्रेजों से जब हमें मुकाबला करना था, बेटा माइक आप म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले, जस्ट अभी स्टार्ट किया है मैंने, माइक म्यूट कर ले। देखिए बेटा चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1 ही तो चल रहा है, आप हेडिंग देखिए, माइक म्यूट कर ले सभी। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रही है, इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि जो हेडिंग है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए हमारे पास जिस समय अंग्रेज जब भारत में शासन किए हुए थे, रूल किए हुए थे, है ना, व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग इन द कंट्री, जब हमारे भारत में शासन कर रही थी, उस समय भी हम लोग अलग अलग थे, उस समय भी हम लोग अलग अलग थे, लेकिन हम लोग यूनाइट हुए ना। हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए, ब्रिटिश को भगाने के लिए हम लोग एक साथ हुए ना, कि नहीं हुए? जब एक साथ हुए तभी ना वो लोग यहाँ से गए। वही बात इसमें लिखी है कि हम लोग क्या किए, हम जो मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर से मेन थे, विमेन्स थी, है ना। रिलीजियस जो धर्म थे उनके वो भी अलग अलग थे। रीजनल बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड का मतलब क्षेत्रीय, उनका जो क्षेत्र है, रीजनल का मतलब अलग अलग एरिया से आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से है तो कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई ईस्टर्न एरिया से आ रहा है। तो अलग अलग एरिया से आने के बावजूद भी केम टुगेदर, हम लोग एक साथ आए, इसलिए आए टू अपोज देम। अपोज मतलब विरोध करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश का विरोध करने के लिए हम सब लोग क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जब हम लोग इकट्ठा हुए तभी तो वो लोग यहाँ से गए, है ना। तो यही बात दर्शाती है आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपके एग्जाम में आ जाए, एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को आप एक्सप्लेन करिए। तो यही से आप बताएंगे, यही से आप बताएंगे कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जब ब्रिटिश का शासन था भारत में, तो वो वुमेन और मेन अलग अलग कल्चर के होते जरूर थे, लेकिन रीजनल एंड रीजनल बैकग्राउंड भी उनके अलग अलग होते थे, लेकिन ये सभी लोग केम टुगेदर टू अपोज देम, एक साथ मिलकर उनका सामना किए, है ना।
और इसलिए इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। और हमें जो भारत की स्वतंत्रता मिली है वो केवल एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं मिली है। हम तो नेताओं के रूप में जरूर पढ़ लेते हैं कि हाँ गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना, कई लोगों का नाम हम पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन हजारों लोगों की मेहनत है इसमें, कई हजारों लोगों की मेहनत है, तब जाके हमें आजादी मिली है। किसी एक व्यक्ति की मेहनत से हमें सब कुछ नहीं मिला हुआ है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ, है ना, पीपल आर डिफरेंट बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि भाई अब हम उनसे मुकाबला करने जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ मत आओ, आप तो अलग बैकग्राउंड के हो, आप अलग बैकग्राउंड के हो। बैकग्राउंड समझते हैं ना, उनका किस एरिया से वो आते हैं, है ना, चाहे वो साउथ के हो, चाहे ईस्टर्न के हो, चाहे नॉर्थर्न के हो, हर एरिया के लोग आए, चाहे किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हो। अब ऐसा नहीं कि भाई हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम ही लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे, तुम लोग इंग्लिश बहुत बोलते हो साउथ वाले, तो हम आप लोग हमारे साथ नहीं आओगे लड़ाई करने, है ना, हम हमारे साथ नहीं चलोगे, ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ में आए, यही बात इसमें दिया है। तो देखिए आगे दिया है, दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। उन सभी ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट एक्शन करेंगे मिलकर। अगर कहते हैं ना कि अगर एक दो लोग लड़ाई करने जाएंगे तो उनको भगा दिया जाएगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी भीड़ जा रही है ना, लड़ाई करने के लिए, तो फिर उसको कौन भगा सकता है ना। इसमें आगे भी दिया है, दे वेंट टू जेल, उसमें से बहुत सारे लोग जेल चले गए, है ना, एक साथ जेल भी गए, मतलब उनको इकट्ठा एक साथ जेल भी, जेल मतलब आप ये मान लीजिए कि जेल उनको कम पड़ गई, अंग्रेजों को जेल भी कम पड़ गई, क्योंकि वो हंसते हुए सब लोग जेल जा रहे थे और एक साथ सभी को जेल में डाल भी रहे थे और जेल जा भी रहे थे, ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कह रहे ठीक है आप डालिए जेल में, ठीक है ना। तो दे वेंट टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाते थे। एंड दे फाउंड द डिफरेंट वेज, उन्होंने बहुत सारे वेज मतलब रास्तों को तलाशा, ढूंढा, टू अपोज द ब्रिटिश, ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, अपोज का मतलब उनका विरोध करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रास्तों की खोज किया। किसने 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 इंडियंस ने, भारतीयों ने, किसने, इंडियंस ने, भारतीयों ने, जितने भी उस समय भारतीय थे उन सभी ने, ठीक है ना। और हम देखेंगे इंटरेस्टली क्या था, सबसे रोचक बात ये थी, द ब्रिटिश, द ब्रिटिश, दिस सॉन्ग देखेंगे, द ब्रिटिश, अब इसमें आगे देखेंगे, द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। ब्रिटिश सोचते थे कि हम भारतीयों को आपस में बांट देंगे, भारतीयों को अगर आपस में बांट दिए, कह देंगे भाई तुम लोग साथ में क्यों मिल रहे हो, तुम तो हिंदू हो, ये मुस्लिम है, आप लोग आपस में मिल क्यों रहे हो, बांटने का प्रयास कर रहे थे, है ना, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, वो अलग अलग थे, एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, है ना, उन्होंने बांटने का प्रयास जरूर किया, क्योंकि वो अलग अलग तो थे ही, है ना, कि इनको बांट देते हैं और उसके बाद हम प्रशासन कर लेंगे, बट हुआ क्या, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड एट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो प्लान रहा ब्रिटिश का भारतीयों को बांटने का, वो सफल नहीं हुआ। बट क्या हुआ, लेकिन द पीपल शोड, लोगों ने दिखाया कि हाउ, कि वो किस तरह से अलग हैं, वो किस तरह से अलग हो चुके हैं, किस तरह से उनके इरादे बदल चुके हैं, एट बी यूनाइटेड, वो किस तरह से यूनाइट हो चुके हैं, इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध में किस तरह से खड़े हो चुके हैं। अब ये जो गाना है, ये जो सॉन्ग है, ये गाने को गा गा कर भारतीयों के मन में खून खौलता था, ठीक है ना, खून खौलता था, और वो ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, एक लंबी लड़ाई में साथ में खड़े रह गए। देखिए सॉन्ग क्या है, कह रहा है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, है ना, ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, द हंटर हैज torn, है ना, अवे एवरी सिंगल फ्लावर टू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन, डियर फ्रेंड, हैविंग अ फॉल इनटू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन द जलियांवाला बाग। ये कहानी मैंने आपको बताया था कि जलियांवाला बाग था, उस जलियांवाला बाग में बहुत सारे जो भारतीय थे मीटिंग कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, क्योंकि अंग्रेज लोग उस समय रॉलेट एक्ट नाम से एक कानून लेकर आए थे। रॉलेट एक्ट, नाम याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट नाम से कानून लाए थे। इस एक्ट का मतलब था, इस कानून का मतलब था कि भारतीयों को थोड़े से किसी संदेह मात्र के आधार पर तुरंत उसको जेल में डाल देना। इस रॉलेट एक्ट का मतलब यही था कि संदेह होने पर कि भाई ये भारतीय के पास कोई औजार हो सकता है, ये जो इंडियन है कल के दिन हमारे साथ विरोध पैदा कर सकता है। अब सबूत नहीं है उनके पास, एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी शक के निगाह पर जो है तुरंत उनको जेल में डाल देते थे।
जो कि ये गलत चीज है ना। ये तो भाई गलत है ना, क्योंकि आपको पुलिस को अगर शक हो जाए तो क्या आपको पकड़ सकती है? पकड़ तो सकती है, लेकिन छोटे छोटे मात्र शकों पर अगर आपको जेल डाल देना, जेल में बंद कर देना, ये एक गलत तरीका था। भारतीयों को हथियार रखने की छूट नहीं थी, है ना, उनको ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो इस एक्ट का विरोध करने के लिए भारतीय जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहीं पर सब लोग मीटिंग ले रहे थे कि अचानक से अंग्रेजों को सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि सब लोग इकट्ठा हैं, उस बाग को घेर लेते हैं, उस बाग को घेर लेते हैं जहां मीटिंग हो रही थी। और जनरल ओडायर नाम है उसका, ओडायर ने एक तरफ कर्नल था वो, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसने आदेश दे दिया कि फायर, है ना, उसने कहा फायर, और एक साथ चारों तरफ से अंग्रेजों और ब्रिटिश ने गोलियों की बरसात कर दी। उस बाग के अंदर जितने भी लोग रहे, बूढ़े, बच्चे, है ना, महिलाएं, जो केवल बस देखने के लिए आए थे, उनका कोई रोल भी नहीं था, वो सारे के सारे भागने लगे। और भाग कैसे सकते हैं जब चारों तरफ से बाग को घेर लिया गया है, तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं था, इधर उधर भगे, अंत में गोली लगी और वहीं मर गए। तो इसी जो हजारों लोगों की मौत हुई, खून बहा, उस पर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन भी छेड़ा था, ठीक है। और उसी के जस्ट बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आता है, जो आपको मैं क्लास 8th में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्लास 8th में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी में ये सारी चीजें हैं, इसी में सारी चीजें, उसी की एक ये पोयम बना दी गई है कि जब भी जलियांवाला बाग का जिक्र होता है कि लोगों के जलियांवाला बाग का जिक्र करते हुए भारतीय का खून खोल जाता है, और वो एक साथ, है ना, वो कहते थे कि हम भूलेंगे नहीं उस जलियांवाला बाग को, उस घटना को हम लोग भूलेंगे नहीं, आपसे बदला लेंगे हम, ठीक है ना। तो द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर, उस दिन हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों का खून एक साथ बहा था। टू सोक योर रोब इन द रिवर ऑफ ब्लड, है ना, खून की नदी बह गई थी। तो डियर फ्रेंड, सम रॉड्स इन द जेल्स, हम लोगों को जेल में भेजा गया था, व्हाइल अदर्स लाई इन द ग्रेव्स, है ना, टू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग उस चीज घटना को याद रखिए। तो दिस सॉन्ग आफ्टर द जलियांवाला बाग मास्करे, ये जो गाना था ये जलियांवाला बाग मास्करे का था। मास्करे का मतलब होता है आप कह सकते हैं नरसंहार, नरसंहार मतलब एक तरफ से लोगों को भूंजते जाना, उसी को मास्करे बोला जाता है। तो जलियांवाला बाग मास्करे जो हुआ था इन अमृतसर में, याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। किस डेट में हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था, ये भी याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 यानी 1919 ये डेट है, उसी दिन ये जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था। इन विच, जिसमें ब्रिटिश जनरल जो थे ओपनड फायर अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, बिना हथियार वाले जो लोग समूह में बैठे थे उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी, है ना। पीसफुल पीपल, जो शांति से लोग बैठे प्रदर्शन कर रहे थे, किलिंग मैनी, बहुत सारे लोग जान से भी हाथ धो बैठे, वाउंडिंग देम, बहुत सारे लोग घायल हो गए। Men and women, Hindu, Sikh and Muslims, rich, poor, had gathered to protest against British, ये मैं आपको बता चुका हूँ। This song was composed, इसीलिए इस गाने को बनाया गया था, है ना, sung to honor the memory of those brave people। तो उन ब्रेव लोगों की मेमोरी के उसमें जो है इसको गाना बनाया गया, है ना, उस बहादुर लोगों के लिए। और ये आपकी हेडिंग अभी बच रही है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, अच्छा ये भी याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू कहते हैं कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग, भारतीय एकता कुछ बताते हैं कि इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, but rather it was something deeper and within its fold। कहते हैं कि कोई भारतीय एकता कोई वैसी चीज नहीं है कि इसको बड़े आराम से आप तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यही कहते हैं कि यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, इसको ऐसा कोई नहीं कि बाहर से किसी ने कुछ कह दिया है तो भारत में एकता है। भारत के जो लोग यूनाइटेड है वो दिल से यूनाइटेड है, ठीक है ना, बहुत गहराई है इसमें, वो इस बात को कह रहे हैं। इट वाज समथिंग डीपर एंड विदिन इट्स फोल्ड, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, है ना, हमारे अंदर क्या है? सहनशीलता है, वाइडेस्ट ब्रॉड सहनशीलता, भारतीयों में सहने की क्षमता है, ऑफ बिलीफ विश्वास है, एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड, हमारे अंदर जो प्रैक्टिस्ड है, जो रीति रिवाज है, संस्कार है, उनको हम फॉलो करते हैं, मानते हैं। एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज, हम हर तरह की वैरायटी को क्या करते हैं? अपने अंदर समाहित करने की हमारे अंदर क्षमता है। वैरायटी का मतलब धर्म से भी है, भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बहुत सारे धर्म के लोग, बौद्ध भी हैं। इतना धर्म भारत में है उतना धर्म कहीं नहीं होगा, है ना। और उसके बावजूद भी भारत इतना सुख संपन्न से रह रहा है, शांति से रह रहा है। बाकी अमेरिका में, ब्रिटेन में आप देख लीजिए,
दो ही तीन कम्युनिटी ज्यादा रहती है, इसके बावजूद भी वहां झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय कह रहे हैं, जिस समय देश आजाद हुआ था 1947 के बाद 1950 में, आपको पता होगा रिपब्लिक डे मनाया जाता है आप लोगों को, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। उसी दिन से आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। तो यहीं पर देखिए लाल किले में ये खड़े हुए हैं, ये आपका रेड फोर्ट है, और वहीं पर अपनी स्पीच दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन सा है ना। तो ये भी नेम आपको मालूम है। इट वाज अ नेहरू, वो नेहरू ही थे हु कॉइन्ड द फ्रेज, उन्होंने ही पॉइंट किया था, उन्होंने ही शब्द निकाला था, क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को पॉइंट किसने किया, ये शब्द सबसे पहले किसने बोला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत में डाइवर्सिटी बहुत है, इस चीज को तो मानते हैं, लेकिन हमें इस चीज का अफसोस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या है, हमारे अंदर यूनिटी है टू डिस्क्राइब द कंट्री। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करना है तो यही एक सबसे अच्छा बात है कि हमारे अंदर क्या है, डाइवर्सिटी होते हुए भी हम लोग यूनाइट हैं। अब देखिए सॉन्ग एंड सिंबल्स, हमारे यहाँ के जो गाने हैं, सॉन्ग एंड सिंबल्स, जो हमारे भारत देश के प्रतीक हैं, दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के समय, भारत की स्वतंत्रता के लिए जब सब लोग आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, उसी समय से निकले हुए जो गाने हैं, सिंबल्स हैं, वो आज भी पॉपुलर हैं, आज भी चर्चित हैं। जब भी 15 अगस्त आता है, जब भी रिपब्लिक डे होता है, जब वो गाने बजते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों को याद आ जाता है कि कितनी मुसीबतों से, कितना संघर्ष करके आज हमें आजादी मिली है। और ये आजादी आप लोग महसूस कर सकते हैं कि आप लोग घर में बैठे आराम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोग घर में बैठे आराम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, घर में बाहर से निकल सकते हैं, बाहर आराम से खा पी सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में जाके घूम सकते हैं। ऐसी आजादी पहले नहीं थी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज द कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी के लिए हमारा जो ट्रेडिशन है वो कैसा है, रिच है, पुअर नहीं है, रिच ट्रेडिशन। हमारी जो परंपरा है बहुत समृद्ध है, बहुत अच्छी है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, क्या हमें इंडियन फ्लैग की स्टोरी मालूम है? It was used as a symbol of a protest against the British by people everywhere। और इस झंडे को लेकर हम लोग जब भी जहां कहीं विरोध करने जाते थे तो हम आगे अपने झंडा ही रखते थे, फ्लैग ही रखते थे, क्योंकि होता है ना जैसे कोई प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो सामने क्या रखते हैं, अपना एक फ्लैग तो होता ही है, उसी फ्लैग के नीचे तो सब कुछ लोग समझते हैं कि हाँ ये फ्लैग ही हमारा आगे है। कहते हैं ना कि जहां पर जीत हासिल होती है वहीं पर फ्लैग को रख दिया जाता है ना, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि हम लोग यहाँ तक हम अपने आजादी को बुलंद कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़िएगा और खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। पर इसके क्वेश्चन तो हम बाद में आपको सेंड कर ही देंगे, लेकिन आप खुद सोचिएगा कि इस बुक में आंसर कहाँ है, और खुद से इसको लर्न करने की कोशिश करिएगा, राइट मत करिएगा। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन लेने के बाद फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि टाइम भी हो चुका है ना। बताइए समझ में आया सभी कुछ चैप्टर? Yes, Yes, sir. मजा आया सभी को पढ़ने में कि नहीं आया, बताइए। Yes, sir. आया है। और सभी लोग टाइम से ज्वाइन किया करिए क्लास। कुछ बच्चे बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, लेट ज्वाइन करेंगे तो समझ में कम आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, ओके, Thank you, sir. इट्स ओके।